हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसके स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो ये चेन को देखते हैं जो हेंग्यो ग्रुप का वारिस होता है। उसकी फैमिली ने उससे बिना पूछे उसकी शादी रिच बिजनेसमैन की डॉटर के साथ फाइनल कर दी है और वो गुस्से में घर छोड़कर अपनी ही कंपनी के होटल में आ जाता है। उसके साथ उसका स्पेशल असिस्टेंट भी होता है जो उसे घर वापस ले जाने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है, आप यहाँ नहीं रह सकते, ये 4 स्टार प्रॉपर्टी है। आप इतने बड़े सीईओ हो, आपको यहाँ रहना सूट नहीं करता है और ग्रैंडमा आपके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो रही है। प्लीज आप घर वापस चलिए। ये चिन कहता है, मुझे बिजनेस के लिए किसी रिच लड़की के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना तो कैपेबल हूँ कि मैं खुद को और अपने कंपनी को अच्छी तरीके से संभाल सकूं। और हाँ, मेरी ग्रैंडमा को कह देना अगर उन्होंने मुझे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करी तो मैं चाइना छोड़ के अब्रॉड ही चला जाऊंगा। फिर वो बहुत ही गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और उसका असिस्टेंट जब उसे रोकने की कोशिश करता है तब उसका सूट फट जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है, सॉरी बॉस, गलती से मिस्टेक हो गई। वही उसे होटल का मैनेजर दिखता है। वो उससे कहता है, जल्दी से अपना जैकेट उतार के मुझे दो, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकता। उसी होटल में हम एक ब्राइड को देखते हैं जिसका नाम है जियांग। वो अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। उसकी फ्रेंड शियाओ उससे कहती है, तुम फेंग जैसे बंदे से कैसे शादी कर सकती हो? उसके पास ना तो अपना घर है ना ही अपनी कार है, वो तुम्हें क्या ही सपोर्ट करेगा, उल्टा तुमने अपनी वेडिंग की सारी खर्चा उठाई है। जियांग उससे कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, फेंग मुझसे बहुत प्यार करता है। देन वो अपनी वेडिंग के लिए स्टेज पर चली जाती है। उसकी होने वाली मदर इन लॉ उससे कहती है, तुम अपनी अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि तुम्हें 2 साल के अंदर मुझे 2 हेल्दी ग्रैंडसन देने हैं। वो उसे ब्राइड मनी का रेड एनवलप देने लगती है। जियांग एनवलप देखकर कहती है, आंटी आपने तो मुझे 3000 यॉन देने का वादा किया था लेकिन ये तो 800 है। फेंग की माँ बोलती है, तुम गांव फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, जो भी हमारा है वो सब जल्दी तुम्हारा भी हो जाएगा। जियांग कहती है, बात वो नहीं, बात जुबान की होती है। फिर वो चालाक आंटी जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक मीन लड़की हो, शुक्र मनाओ मेरा बेटा तुमसे शादी कर रहा है, वरना तुम जैसे पोर ऑर्फनेज वाली लड़की को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही सब हंगामा की आवाज सुन के ये चरण भी वेडिंग हॉल में आ जाता है और वो पीछे खड़ी होकर जियांग और आंटी की फाइटिंग देखने लग जाता है। जियांग की फ्रेंड शियाओ कहती है, आप अपने बेटे से पूछिए, उसके घर के पैसे तो जियांग नहीं दी है, वो तो अपने लिए एक घर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने जियांग का यूज किया है पैसों के लिए। आंटी गुस्से में बोलती है, तुम एक आउटसाइडर हो, तुम हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जियांग फेंग की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारी मॉम मेरी इतनी इंसल्ट कर रही है, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? फेंग बहुत ही ज्यादा मामाज बॉय होते हुए कहता है, मेरी मॉम ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है, मैं उनके मुंह के ऊपर कुछ भी नहीं कहता, तुम अभी के अभी उनसे माफी मांगो। जियांग अपने पर्स से 200 यॉन निकाल कर उसे हवा में उड़ाकर कहती है, ये अच्छा हुआ मुझे तुम लोगों की असली रंग पहले ही पता चल गया। अब मैं आपके नालायक बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। मैंने उसका इतना सपोर्ट किया और वो मेरे लिए एक वर्ड तक नहीं बोल पाया। आंटी कहती है, तुम कुछ भी बकवास मत करो, ये मेरे बेटे ने अपनी मेहनत से किया है और मैं भी देखती हूँ तुमसे शादी कौन करता है। फिर जियांग सबके सामने से ये चन के पास जाकर बोलती है, मेरा ग्रूम चेंज हो गया है। देन वो ये चन से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आंटी कहती है, कितनी शेमलेस लड़की हो तुम, एक स्ट्रेंजर के साथ शादी करने के लिए इतनी जल्दी रेडी हो गई। फेंग जियांग से कहता है, आज हमारा वेडिंग डे है और तुम ये सब सिली ड्रामा कर रही हो सबके सामने, और साथ ही तुम मुझे छोड़कर इस लॉबी मैनेजर के साथ शादी करना चाहती हो। ये सुनकर असिस्टेंट उसे येजन के बारे में बताने ही वाला होता है लेकिन येजन उसे रोक देता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है लॉबी मैनेजर होने में? कम से कम मैंने तुम्हारी तरह किसी को लूट तो नहीं लिया, और साथ ही तुम्हारी मॉम एक बेचारी लड़की को बुली कर रही है, क्या तुम्हें वो नहीं दिख रहा? फेंग कहता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है और तुम जैसे पोर मैनेजर मेरे सामने खड़े रहना भी डिजर्व नहीं करते, और अभी के अभी तुम मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ। फिर वो जियांग को शादी करने के लिए बोलता है। ये चंग जियांग का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं और इधर फेंग और उसकी मॉम दोनों जियांग को गुस्से में गाली देने लगते हैं। वो लोग कहते हैं,
कितनी शेमलेस लड़की है ये, एक वाइल्ड लड़के के साथ शादी भी कर ली। तभी वहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट आते हुए कहता है, आप यहाँ पर अकेले में क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा आप सच में उस लड़की के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए गए हो, इसलिए मैंने ये गुड न्यूज ग्रैंड माँ को भी दे दी। ये चन उसे डांटने लग जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? देन तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ की कार आ जाती है। ग्रैंड माँ आते ही ये चन को हग कर लेती है और कहती है, जैसे ही तुम्हारा असिस्टेंट लू ने मुझे इस खबर के बारे में बताया कि तुमने शादी कर लिया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपनी डॉटर इन लॉ को देखने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर आ गई। मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलवाओ। फिर वो जियांग की तरफ इशारा करने लगती है, जो कि कैब में बैठकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये दुनिया कितनी छोटी है ना? अगर उसने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होती। ये चन कहता है, ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उस पोर लड़की की मदद कर रहा था। और फिर ये चन ग्रैंडमा को सब कुछ बता देता है। ग्रैंडमा सब कुछ सुनने के बाद कहती है, कुछ भी करो लेकिन जियांग से शादी करके उसे अपने घर में लेकर आओ। वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड लड़की है और मैं उसे पहले से ही डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। ये चन कहता है, ये आप क्या कह रही है? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, तो शादी कैसे कर सकता हूँ? ग्रैंडमा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है, मैं तभी खाना खाऊंगी जब तुम जियांग से शादी करोगे। इस ब्लैकमेल के चलते ये जन ग्रैंडमा की जाल में फंस जाता है। फिर हम देखते हैं जियांग अपने घर में जाती है, जहाँ पर उसके अंकल आंटी अपने बेटे के साथ बैठे हुए होते हैं। वो लोग जियांग को देखकर पूछते हैं, आज तो तुम्हारी शादी थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और अब ये घर हमारा है, हम अब से यहीं पर रहेंगे। उसकी कजिन उससे कहता है, कहीं तुम्हारा ग्रूम तुम्हारी गुस्सा देखकर भाग तो नहीं गया? तुम्हारी इसी गुस्से की वजह से तुम्हारी अब तक शादी नहीं हो पाई। जियांग की मूड पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। वो गुस्से में जवाब देती है, मैं शादी करूं या ना करूं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए और अब मेरे घर से दफा हो जाओ। जियांग के अंकल आंटी कहते हैं, तुम्हारे मॉम डैड के एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल के बिल हमने ही पे किया था, या तो तुम अभी हमारा पैसा लौटा दो या फिर इस घर को भूल जाओ। जियांग कहती है, तुम लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। लेकिन वो लोग ही जियांग को धक्के मार के घर से निकाल देते हैं और कहते हैं, यहाँ दोबारा अपनी शक्ल दिखाने बिल्कुल भी मत आना। जियांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी उसे फिंग का कॉल आता है, जो कि कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें घर से निकाल दिया और उन्होंने तुम्हारे घर पर कब्जा भी कर लिया, अब तुम कहाँ पर जाओगी? जियांग कहती है, क्या तुम यही बकवास करने के लिए मुझे कॉल किए हो? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। फिंग कहता है, मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मॉम से माफी मांगना होगा और साथ ही मैं तुम्हें डबल ब्राइड मनी भी दूंगा। जियांग कहती है, तुम्हारे पास खुद का ही स्टैंड नहीं है, तुम मेरे लिए क्या स्टैंड लोगे? और तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और चाहे मुझे तुमसे शादी ना करने के लिए सड़क पे ही क्यों ना सोना पड़े, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। देन वो गुस्से में कॉल कट कर देती है और फिर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। और तभी हमारे हीरो का एंट्री होता है। जियान उसे देखकर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ये चंग उससे कहता है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल मैन हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर ये चंग उससे शादी के लिए पूछता है, जिसे जियांग मना नहीं करती, हाँ कह देती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आती हैं। ये चंग उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, इस कार्ड की 2 लाख की लिमिट है, तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। जियांग ये सुनकर खुश हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझे ब्राइड मनी दे रहे हो? देन हंसती है और कहती है, माफ करना, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। फिर जियांग अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम जियांग वन है, मैं 25 साल की हूँ और मैं यहाँ हेंग्यून ग्रुप में जॉब करती हूँ, जिससे मुझे 7,000 यॉन सैलरी मिलती है। ये सुनकर ये चंद शॉक हो जाता है और सोचता है, ये तो मेरी ही कंपनी में काम करती है। जियांग उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? ये चंद उससे कहता है, हेंग्यून ग्रुप तो बहुत बड़ा कंपनी है ना? मेरा भी ड्रीम है वहाँ पर जॉब करने का। फिर ये चंद अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, वो अपना नाम और एज बताता है। तभी जियांग उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम एक लॉबी मैनेजर हो। फिर वो उससे कहती है, हम दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है,
लेकिन मैं तुमसे ज्यादा रिच हूँ क्योंकि मेरे पास 3 लाख की सेविंग है और तुम्हें मेरा वेट करना होगा, फिर हम दोनों अपनी मैरिज लाइफ में सेटल हो जाएंगे। अभी तो मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं तुम्हारे घर में आज शिफ्ट हो जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये चन अपनी ग्रैंड माँ को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए घर आ जाता है। इधर ग्रैंड माँ भी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। ये चंग बहुत ही फिल्मी वे में ग्रैंड माँ को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंड माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पूछती है तुम अकेले क्यों आए हो। फिर वो जियांग का भी पूछती है। ये चंग कहता है जियांग अभी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती है, उसे लगता है कि मैं बस एक लॉबी मैनेजर हूँ। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि वो अपने पोर हस्बैंड का कितने दिन तक साथ देती है। ग्रैंड माँ कहती है वो मीन लड़की नहीं है और तुम उसे ज्यादा परेशान करने की सोचना भी मत। ये चंग अपने असिस्टेंट को एक नॉर्मल सा घर अरेंज करने के लिए कहता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि असिस्टेंट उसके लिए एक नॉर्मल सा फ्लैट अरेंज करता है। ये चंग कहता है ये घर तो मेरे वॉशरूम से भी ज्यादा छोटा है, जिस पर असिस्टेंट कहता है बॉस नॉर्मल 7,000 कमाने वाले ऐसे ही घर अफोर्ड करते हैं और आपके बगल वाले घर मेरा है। तभी सोफे पर ये चैन ग्रैंडमा की पर्स देखते हुए कहता है मुझे पता है कि आप यहीं पर हो, अब छुपे रहने का कोई फायदा नहीं है। ये चैन ग्रैंडमा से पूछता है आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, और ये घर काफी छोटा है, ना ही यहाँ पर कोई मेड है, आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडमा कहती है ऐसा नहीं है, मैं बहुत इजी गोइंग पर्सन हूँ, मैं अमेज़न के जंगल भी एडजस्ट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। वो ग्रैंडमा को देखकर वहाँ से भाग जाती है, जिस पे ग्रैंडमा कहती है अब इसे क्या हो गया, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, जाओ मेरे डॉटर इन लॉ को जल्दी से मना कराओ। तभी रॉकेट के स्पीड से जियांग कुछ फ्रूट्स और कुछ गिफ्ट्स लेकर आती है और कहती है मैं अपनी ससुराल में पहली बार कदम रख रही हूँ, तो आज मैं खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है ये तुम्हारा ही घर है तो तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे वेलकम करती है। देन ग्रैंडमा उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। जियांग को भी सब कुछ याद आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा मैच टू हेवन से बंद कराई है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये चंग अपने मन में सोचता है कुछ तो बात है इस लड़की में, वरना ये मेरी हिटलर जैसी ग्रैंडमा को पसंद आ गई। तभी उसे फेंग का कॉल आ जाता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हारे अंकल ने बताया कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हुई हो और तुमने मुझे वीचैट पर भी ब्लॉक कर दिया। फिर वो दोबारा शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। देन तभी बीच में ये चन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये अब मेरी वाइफ है, इसकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना, और वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है। फेंग जियांग से कहता है तुम्हारी इसके साथ पहले से ही अफेयर थी है ना, और तुम मुझे चीट कर रही थी। फिर वो ये चन का कान भरने लगता है और कहता है ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये 2 साल से मेरे साथ थी, मैंने इसके लिए सब कुछ किया और अब ये मुझे छोड़ सकती है तो ये तुम्हारे साथ भी लॉयल नहीं रहेगी, और मैंने इसके लिए 30,000 का घर भी परचेस किया था। जियांग कहती है अपनी गंदी जुबान से ये बात मत बोलो, वो पैसा मेरा ही था जो कि तुमने मुझसे उधार लिया था। ये चंग जियांग का हाथ पकड़कर कहता है ये मेरी वाइफ है, इसका पैसा मतलब मेरा पैसा, अगर तुमने वो पैसा मुझे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। ये कहकर वो फेंग को वहाँ से भगा देता है। फिर वो दोनों जब अपने घर में वापस आते हैं तो ग्रैंडमा उन्हें धक्का मार के एक रूम में बंद कर देते हैं। ग्रैंडमा कहती है आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है और तुम दोनों के पास बस 1 साल है, तुम दोनों को मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड लाकर देना होगा। जियांग बहुत ही ज्यादा शाई हो रही होती है और कहती है मैं बेड पर सो जाती हूँ, तुम नीचे सो जाओ। ये चंग कहता है अगर मैं नीचे फ्लोर पर सोऊंगा तो मुझे कोल्ड हो जाएगा, मैं तो बेड पर ही सोने जा रहा हूँ, और हम दोनों को एक ही बेड पर सोना होगा। जहाँ जियांग बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है वहाँ ये चैंग कहता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। ये सुनकर जियांग काफी रिलैक्स फील करती है, फिर वो सो जाती है। दिन वो सुबह उठकर देखती है कि ये चंग वहाँ से पहले से ही जा चुका है। फिर वो टाइम देखकर चिल्लाते हुए कहती है ओ माय गॉड, मैं तो ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, आज हमारी कंपनी में न्यू सीईओ आने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम ये चंग को देखते हैं जो कि जियांग से छुपते हुए अपनी लग्जरी कार में जंप करके बैठ जाता है। जियांग भी वहीं पर आ जाती है और ये चंग की कार को अपनी कैब समझकर उसमें बैठने लगती है। ये चंग को तो उसे देखकर उसकी सांस ही अटक जाता है। तभी जियांग कैब वाला वहाँ पर आकर कहता है आप गलत कार पे बैठ रही हो।
फिर जियांग अपने कैब में बैठकर ऑफिस चली जाती है और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है उसकी फ्रेंड शियाओ उससे कहती है, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है ना आज हमारे न्यू CEO आने वाले हैं, हमें उनके सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाए रखना होगा। और जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाने लगती है तभी उसकी सर्व मैनेजर उसको ऑफिस के अंदर आने भी नहीं देता, वहीं पर रोक लेता है। मैनेजर उससे कहता है, ये तुम्हारी डैड की ऑफिस है क्या जो तुम इतनी लेट होकर आ रही हो? फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें फिंग और उसकी मॉम जियांग की इमेज को खराब कर रही होती है। मैनेजर उससे बोलता है, तुम जैसी लड़की हमारी कंपनी की रेपुटेशन को खराब कर रही हो, तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती, मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से फायर करता हूँ। जियांग उससे कहती है, आप मुझे मेरी पर्सनल अफेयर्स के लिए इस तरह से फायर नहीं कर सकते, ये लॉ के अगेंस्ट है, मैं इसके लिए कोर्ट तक जाऊंगी। तभी वहाँ पर CEO की एंट्री होने लगता है जिस पर मैनेजर कहता है, अभी तो तुम बच गए लेकिन बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग CEO का वेलकम करते हैं, जियांग भी वहाँ आ जाती है। देन वो सभी कार्स को गौर से देखने लग जाती है, लेकिन उसमें से CEO नहीं उसका पर्सनल असिस्टेंट निकलता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो पूछता है, ये वेलकम प्रोटोकॉल किसने अरेंज किया है? मैनेजर सोचता है कि स्पेशल असिस्टेंट उसका तारीफ करेंगे, वो अपना हाथ उठाकर आगे आ जाता है। स्पेशल असिस्टेंट उसे कहता है, CEO पहले से ही ऑफिस में जा चुके हैं और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, उन्हें किसी भी तरह का VIP ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लोग उन्हें इम्प्रेस करने की बजाय अपने काम में फोकस करो और कोई भी यहाँ पर अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा। ये ऑफिस पॉलिटिक्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए किसी तरह की गॉसिप्स यहाँ नहीं चलेगा। ये सुनने के बाद मैनेजर के मुंह पर 12 बज जाते हैं। स्पेशल असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। जियांग सोचती है, ये नया CEO कितना अच्छा है। फिर वो उसके बारे में सोचते हुए जोर जोर से क्लैपिंग करने लगती है। शियाओ मैनेजर से कहती है, आप अभी जियांग को निकालने की बात कर रहे थे ना, मैं अभी CEO के पास जाकर जियांग को बुली करने की कंप्लेन करके आती हूँ। शियाओ उसे ये कहकर धमकी देती है। देन मैनेजर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। सभी उस पर हंसने लगते हैं, फिर ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। शियाओ जियांग से कहती है, ये CEO काफी मिस्टीरियस है ना? वो अभी अभी अब्रॉड से आए हैं इसलिए उन्हें कोई जानता भी नहीं है। वैसे तुम्हारा हस्बैंड का नाम और CEO का नाम बिल्कुल सेम है, कहीं वो दोनों पर्सन एक तो नहीं है ना? जियांग उसे इस बात पे प्यार से कहती है, शायद तुम थोड़ा रोमांटिक ड्रामा ज्यादा ही देख रही हो, ये मेरी रियल लाइफ है, कोई मूवी नहीं। जिस पे शियाओ कहती है, वैसे अगर तुम अपने पुअर हस्बैंड के साथ शादी नहीं करती तो क्या पता हमारा CEO तुम्हारे प्यार में पड़ जाता। जियांग उसे खींचकर अंदर ले जाने लगती है और कहती है, तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। फिर हम ड्रामा के अंदर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं जिसका नाम है बाई, जो कि ये चैंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। वो यहाँ पर ये चैंग से मिलने आई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने शियाओ और जियांग की बातें सुन ली थी, जिस पर वो जवाब देती है, तुम जैसी लड़कियां रिच CEO की बस सपने ही देख सकती हो। फिर अंदर जाकर वो ये चैंग से चिपकते हुए कहती है, तुम्हें वापस आए कितने दिन हो गए और तुमने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया। ये चैंग उससे कहता है, वो आते ही कुछ काम में बिजी हो गया था। तभी उसकी नजर जियांग की तरफ जाती है जो कि इधर ही आ रही थी। वो उसे अवॉइड करने के लिए बाई के साथ डांस करने लग जाती है और उसके साइड होते ही वो वहाँ से भाग जाता है। बाई जियांग को देखकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो कि ऑफिस के बाहर ये चंग के बारे में बात कर रही थी। बाई सोचती है, लेकिन ये चंग इसे देखकर छुप क्यों रहा था? लगता है मुझे इस लड़की की ठिकाना लगाना पड़ेगा। बाई जियांग के कपड़े के ऊपर कॉफी गिराकर कहती है, ओप्स, मुझसे गलती से गिर गई। फिर वो जियांग को कहने लगती है, मैं ये चैंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ और मैं बहुत जल्दी उससे शादी भी करने वाली हूँ। जियांग भी उसे उसकी ही टोन में बोलती है, तुम्हें जिससे भी शादी करनी है तुम उसके साथ जाकर बात करो, तुमने मेरे कपड़े क्यों खराब किए? फिर वो वहाँ से वॉशरूम जाने लगती है। बाई अपने मन में सोचती है, ये लड़की इतनी डफर होकर भी ये चैंग को सेड्यूस करेगा, मुझे इसका कुछ करना ही होगा। बाई मैनेजर के पास जाकर जियांग के बारे में पूछती है और मैनेजर के अंदर पहले से ही जियांग को लेकर जहर भरा हुआ था। वो उसकी एक्स बॉयफ्रेंड फिंग का अंकल होता है। वो कहता है, मुझे पता है आप यहाँ की ओनर हो और जियांग सिर्फ एक पुअर एम्प्लॉय है, आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए, मेरे पास उसका इलाज है। और वो उसकी नेफ्यू फिंग को वहाँ जॉब दिलाने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। फिंग कहता है, अंकल, मैं यहाँ कई सालों से जॉब करने का ड्रीम देखता था, लेकिन आप मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाए? मैनेजर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में और जियांग के बारे में सब कुछ पता है,
और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपने प्यार को वापस पा सको। फिर वो इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। इंटरव्यूअर उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन देखकर कहता है, तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना भी डिजर्व नहीं करते। लेकिन बाय अपने लिंक्स का यूज करते हुए फेंग को हेड मैनेजर की जॉब लगवा देती है। तभी ये चंग वहाँ पर आकर बेई से कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, तुम अभी भी मेरे ऑफिस पे क्या कर रही हो? ये कोई गार्डन नहीं है कि तुम जब चाहे तब आकर घूम सकती हो। बाय जल्दी से कहती है, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाने के लिए आई हूँ, तुम्हारे वापस आने की खुशी में सेलिब्रेट करेंगे। ये चन उसे अवॉइड करते हुए बोलता है, मेरा और कुछ प्लान है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। बाय भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फेंग को तो जॉब लगने पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हमारी जियांग को दिखाया जाता है। जियांग फेंग को अपने ऑफिस में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जियांग उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फेंग उससे कहता है, आज से मैं तुम्हारी टीम मैनेजर हूँ। देन वो उसके हस्बैंड को नीचा दिखाने लगता है और कहता है, देखना जियांग, तुम्हें रिग्रेट होगा, तुमने मुझे छोड़कर उस पोर पर्सन के साथ शादी की। और तुम्हें एक सीक्रेट बात बताओ, मेरे अंकल यहाँ के हेड सुपरवाइजर है। अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। जियांग उससे कहती है, तुम एक घटिया इंसान हो और तुम यहाँ पर अपने टैलेंट के बेस पर नहीं, बैक डोर से आए हो। वो और भी कहती है, ये तुम्हारी फैमिली ड्रामा है, इसलिए आज मिस्टर जिंग ने मुझे फायर करने की भी धमकी दी थी मेरे पर्सनल मैटर की वजह से। मैं यहाँ अपनी मेहनत से आई हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। फिर जियांग चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे अभी बस एक डॉग जैसे लग रहे हो। फेंग उससे कहता है, चुप रहो वरना जॉब से फायर कर दूंगा, और तुम प्रमोशन चाहती हो तो अपने पोर हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। जियांग उससे कहती है, अच्छा हुआ मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी ही नहीं करी, वरना मुझे पूरी लाइफ रिग्रेट करना पड़ता। ये इंसल्ट करके जियांग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग लेट नाइट तक वर्क कंप्लीट करके घर वापस जा रही है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एक आदमी अचानक से जियांग के सामने आ जाता है। जियांग डर के मारे अपनी बैग से उसे मारने लग जाता है। वो बंदा और कोई नहीं, हमारे बेचारे ये चैन होता है, जो कि अपनी वाइफ को ऑफिस से पिक करने के लिए आया था। ये चैन के फेस में इंजरी हो जाता है, जिसे देखकर जियांग उससे कहता है, माफ करना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। घर जाकर ये चैन उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होता है। जियांग उसे मनाने की कोशिश करती है और उसके फेस पर मेडिसिन भी लगाती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और पूछती है, मेरे बेटे को क्या हो गया, इतनी चोट कहाँ से लग गई? जियांग को डर लगने लगती है कि ग्रैंडमा उसके बारे में क्या सोचेगी। तभी ये चैन कहता है, मैं ही एक्सीडेंटली गिर गया था इसलिए इतनी चोट लग गई। ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, तुम कितनी केयरलेस इंसान हो, तुम अपना ध्यान भी नहीं रख सकते तो तुम अपने वाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? जियांग अपने मन में सोचती है, ये कितना अच्छा हस्बैंड है, मुझे अपने ग्रैंडमा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। ग्रैंडमा जिंग को परेशान करने के लिए पूछता है, वैसे तुम इतनी रात को जियांग के ऑफिस क्यों गए? देन चिंग जल्दी से कहता है, इतनी रात हो गई थी इसलिए मैंने जियांग को पिक करने के लिए ऑफिस गया था। जियांग ये बात सुनकर कहती है, इसका मतलब तुम अपनी होटल वाली जॉब पर नहीं गए और तुम अब तक मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे, मुझे सब पता चल गया। ये चिंग सोचने लग जाता है कि इसे मेरे बारे में क्या पता चल गया। तभी जियांग कहती है, मुझे पता है तुम्हें जॉब से फायर कर दिया है ना? और ये घटिया काम एक घटिया आदमी ही कर सकता है। मैं उस फेंग के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं और मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। ये जंग हंसते हुए कहता है, तुम मेरे लिए उससे बदला लोगी? फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये लड़की कितनी स्वीट है, मेरी कितनी परवाह करती है ये। जियांग कहती है, उसने मेरी हस्बैंड को बुली की है, मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। फिर जियांग उससे पूछती है, तुम अब क्या करोगे, क्या सोचा है तुमने? ये जंग उसे झूठ बोलते हुए कहता है, तुम्हें मुझे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे न्यू जॉब मिल गई है फूड डिलीवरी का। जियांग ये जंग को मोटिवेट करते हुए कहती है, ये बहुत ही अच्छा हुआ, कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, तुम इस जॉब के चलते बहुत ही अच्छा खासा कमा सकते हो। ये अच्छा होगा कि तुम्हारे पास बीच बीच में तेरा वक्त होगा रेस्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ ग्रैंडमा वहाँ पर बैठ के हंसी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है। फिर ग्रैंडमा ये जंग से कहती है, तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी अपनी वाइफ से छुपाते फिरोगे, और तुम्हें तो बाइक भी चलाना नहीं आता, तुम डिलीवरी बॉय का जॉब कैसे करोगे, कैसे प्रिटेंड करोगे इस चीज का? ये जंग ग्रैंडमा से कहता है, जियांग का गुस्सा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अगर मैंने अब उनसे कुछ भी कहा तो वो मुझे मार ही डालेगी। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है।
असिस्टेंट उसके लिए एक बाइक लेकर आता है और कहता है बॉस जैसा कि आपने कहा था मैंने आपके लिए एक बाइक लेकर आया और मुझे पूरा यकीन है आप उस बाइक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। वो उस बाइक को देखकर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हें बस यही एक बाइक मिली थी, ये पिंक कलर की लड़कियों जैसी कलर है ये। तभी वहाँ पर जियांग आकर कहती है ये किसका बाइक है। ये चंग कहता है ये फूड डिलीवरी के लिए मैंने खरीदी है, अब मैं जा रहा हूँ जॉब पर। जियांग खुश हो जाती है और कहती है हमारी फर्स्ट बाइक कितनी प्यारी है। फिर वो उस पर बैठते हुए कहती है मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पहले तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो। ये चंग फंस जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बाइक चलानी ही नहीं आती। वो उस पर ऐसे ही बैठकर उल्टी फुल्टी चीजें करने लगता है। जियांग उससे कहती है मैं समझ गई, तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती है ना। ये चंग बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो बाइक के आगे बैठकर बाइक चलाने लग जाता है। ये चंग पीछे बैठकर उसको टाइटली पकड़ लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग अपनी ऑफिस आ जाती है और वो ये चंग से कहती है मैंने तुम्हें जैसे सिखाया तुम बिल्कुल वैसे ही बाइक चलाना। ये चंग जैसे तैसे बाइक चलाता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग उसे जाते हुए देख रही थी। तभी फैन वहाँ आकर जियांग की हस्बैंड की इंसल्ट करने लग जाता है और कहता है तुम्हारी हस्बैंड कितना हार्ड वर्किंग है, दो जॉब करता है वो। जियांग उससे कहती है वो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, तुम्हारी तरह नहीं जो मुझ पर डिपेंड होकर रहे। फेंग गुस्से में कहता है ये मत भूलो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं तुम्हें कभी भी जॉब से निकाल सकता हूँ। जियांग उससे कहती है मुझे बुली करने की कोशिश भी मत करना वरना मैं प्रेसिडेंट के पास जाकर शिकायत कर दूंगी। और तुम्हें तो ये बात पता होना ही चाहिए कि वो बुली करने वालों के बिल्कुल ही खिलाफ होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं वो। और वैसे भी तुम मेरे 3 लाख रुपए कब वापस देने वाले हो, अगर तुमने शाम तक ये पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ये बोलकर जियांग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें ये चंग और असिस्टेंट को दिखाया जाता है। असिस्टेंट उससे कहता है बॉस मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि आप एक मामूली इलेक्ट्रिक बाइक चलाओगे। ये चंग कहता है मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको आज शिदाई ग्रुप के चेयरमैन ने डिनर के लिए बुलाया है। ये चंग जियांग के बारे में सोचता है कि उसे इतनी लेट नाइट घर आने में कितनी परेशानी होती होगी। फिर वो असिस्टेंट से कहता है तुम उन्हें मना कर दो, मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग ऑफिस से बाहर निकल रही थी, तभी फेंग वहाँ आकर जियांग की हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी जिंदगी में वापस आ जाने के लिए। जियांग को एक आइडिया आती है, वो अपनी स्मार्ट वॉच में रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए फेंग को उसके अंकल के बारे में उकसाता है। फेंग बातों बातों में बता देता है कि उसका अंकल कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है, उन्होंने ही उसे जॉब पर रखा है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके। और तभी वहाँ पर ये चैंग आ जाता है जो कि जियांग को और फेंग को इस तरह से देखकर गलत सोच लेता है और अपनी बाइक को एक किक करते हुए वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जियांग सारी सबूत इकट्ठा करने के बाद फेंग को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं लौटाया तो मैं ये रिकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को सेंड कर दूंगी। फिर वो वहाँ से खुश होकर चली जाती है। अगले सीन में जब वो घर आती है तब वो देखती है कि उसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। वो डोर को नॉक करती है, तभी ये चंग बाहर आते हुए कहता है तुम एक चीटर हो, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, तुम जिसके हाथ पकड़ कर खड़ी थी तुम उसके साथ जाकर रहो। बेचारी हमारी जियांग सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन ये चंग एक भी बात नहीं सुनता। तभी ये चंग का अचानक से स्टोमक पेन होने लगता है जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। जियांग उसे बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल लेकर आती है और उसे बेहोश हालत में देखकर ये सोचती है ये इस समय में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। जियांग उसके फेस को टच करने लगती है, तभी ये चंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे दूर ही रहो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। जियांग उससे उठकर एक चेयर पर जाकर बैठती है और कहती है क्या मेरी इमेज तुम्हारी नजर में इतना ज्यादा गिर गई है? मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ, मैं तो बस अपना पैसा निकालवा रही थी हमारे फ्यूचर के लिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसे मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट अलाउ ना करे। फिर वो गुस्से में ये चंग के पास से चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ पर बे एंट्री लेती है ये चंग को इम्प्रेस करने के लिए। वो कहती है मैं जब भी सुनी हूँ कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं दौड़ के चली आई और ये देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्नैक्स भी लेकर आई हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आते हुए ये चंग से पूछती है तुम्हारी और जियांग के बीच क्या चल रही है? मैंने अभी जियांग को बाहर जाते हुए देखा, वो काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। ये चंग रूडली जवाब देता है। बे ये चंग को सपोर्ट करते हुए कहती है ग्रैंडमा आप देखिए ना, अभी ये चंग बीमार है, मुझे लगता है कि आपको ये चंग पर फोकस करनी चाहिए ना कि किसी और पर। बे उसे मोमो खिलाने लगती है। ग्रैंडमा उस मोमो पर हाथ मार के उसे गिरा देती है और चिल्लाकर कहती है तुम आखिर इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती हो,
तुम्हें पता भी है वो लड़की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम उठाकर तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आई है। उसने तुम्हारी कितनी केयर की और तुमने उसका दिल दुखाया। ये चंग को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो तभी वहाँ पर जियांग से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे कॉल करता है लेकिन जियान कॉल का कोई आंसर नहीं करती। ये जंग को उसका फोन स्टेयर्स के पास पड़ा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग जियांग को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेता है और एक होटल रूम में ले चलता है। फेंग की मॉम कहती है आज इसकी रेपुटेशन खराब करनी होगी, जिसके बाद इसके पुअर हस्बैंड इसे छोड़ देगा। फिर वो फेंग से कहती है हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए ताकि बाद में हम इसे ब्लैकमेल कर सके। फेंग कहता है आइडिया बहुत ही अच्छा है। फिर वो जियांग को हरास करने के लिए उसको टच करता है। जियांग की आंखें तभी खुल जाती है। वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फेंग कहता है अच्छा तो तुम इतनी देर से एक्टिंग कर रही थी। जियांग कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम माँ बेटे कितने ज्यादा कमीने हो। फेंग उससे कहता है तुम्हारी रेपुटेशन मेरे हाथों में है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहने के बाद वो उससे जबरदस्ती करने लगता है। वही ये चैन जियांग को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर वो भागते हुए होटल आ जाता है। जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जियांग ने उन लोगों को पहले से ही मारकर उनकी हालत खराब कर दी थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये चैन कहता है तुम्हारी ये रूप देखकर तो मैं खुद ही डर गया, चलो अब हम घर चलते हैं। फेन को थोड़ी और मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए वो कहता है तुमने इस पोर लड़के के लिए मुझे मारा है ना, एक बार मेरा हाथ खुल जाए फिर तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जियांग फिर से उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी ये चंग उसे साइड हटाकर कहता है तुम रुको, मैं इन्हें देखता हूँ। फिर वो फेन को फुटबॉल की तरह मारने लगता है। देन उसके बाद जियांग को अपने बाहों में उठाकर ले जाने लगता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमन हो। अपनी आदतों से मजबूर बी फेंग और उसकी मॉम के पास आती है। इतनी इंसल्ट होने के बाद भी फेंग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे रिवेंज लेकर ही रहूंगा। उस 2 कौड़ी के डिलीवरी मैन को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बाई उनके साथ मिलकर ये चंग और जियांग को अलग करने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं फेंग और उसकी मॉम जियांग और उसकी हस्बैंड ये चंग की इज्जत का मजाक बना रहे हैं। मॉम मीडिया के सामने कहती है वो एक मीन लड़की है, पहले उसने मेरे बेटे को प्यार में फंसाया, फिर हमें लूटने लगी, अब वो किसी और के साथ शादी करने के बाद हमें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। और फेंग अपने हाथ में फेक प्लास्टर लगाकर कहता है ये चंग ने मेरा हाथ तोड़ा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो, इसलिए जियांग और उसके हस्बैंड को जेल जाना चाहिए। जियांग की फ्रेंड शाओ कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं जियांग को बचपन से जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि आप लोग मीन हो। मॉम कहती है ये उसकी फ्रेंड है इसलिए वो उसकी तरफदारी कर रही है। और तभी वहाँ पर ये चंग और जियांग वहाँ पर आ जाता है। फेंग के अंकल तो आग उगलने वाली ड्रैगन जैसा बने हुए होते हैं। अंकल उन दोनों से कहता है अभी फेंग और उसकी मॉम से अपोलोजाइज करो वरना तुम दोनों को लाइफ टाइम के लिए जेल होगा। तभी जियांग सारे लोगों को वो रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाता है। वो लोग कहते हैं हमें फेम करने के लिए ये बस एक चाल है, ये सब रिकॉर्डिंग फेक है। अंकल तो ड्रैगन से पप्पी बन जाते हैं। नील डाउन करके वो अपोलोजाइज करते हैं। असिस्टेंट अंकल को प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ऑन द स्पॉट फायर कर देता है और फेंग मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। जियांग कहती है न्यू सीईओ कितना अच्छा है ना, उन्होंने हमारे लिए अपने स्पेशल असिस्टेंट भेजे हैं। ये चंग अपने तारीफ सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जियांग कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही हमारी कंपनी के मिस्टीरियस सीईओ हो। ये चंग स्पीचलेस हो जाता है। वो जियांग को देखने लगता है। जियांग जोर जोर से हंसते हुए कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें तंग करने में, कहा हमारे प्रेसिडेंट और कहा तुम। देन ये चंग अपने मन में सोचता है कि ये झूठ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, मुझे एक सही टाइम निकाल कर इसे बताना होगा सब कुछ। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये चंग अपने लोगों के साथ फेंग के घर गए होते हैं। फेंग स्टार्टिंग में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। फिर जब उसे ये चंग की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो वो तो उसके पैर में ही गिर जाता है। ये चंग उससे कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी मुझे 4 लाख कैश दो और इस सिटी को छोड़ के चले जाओ। फेंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। ये चंग जब घर आता है तो वो देखता है कि जियांग उसकी इंतजार करते करते सो गई थी। ये चंग बड़े प्यार से उसे उठाकर कहता है फेंग ने तुम्हारे पैसे लौटा दिया है। जियांग बहुत खुश हो जाती है। वो पैसों को उठाकर देखने लग जाती है और कहती है ये तो 4 लाख है, मेरे तो बस 3 लाख थे, इसमें 1 लाख एक्स्ट्रा है। ये चंग कहता है ये तुम्हारा कंपनसेशन अमाउंट है।
ये सुनकर जियांग बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तभी वो ये चैंग को हग कर लेती है और कहती है तुम मेरे लाइफ के लकी चार्म हो। जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, तभी जियांग उसे रोकती हुई कहती है मेरे पास अब पैसा है, मैं अपनी मीन अंकल आंटी को पैसा देकर मेरे घर वापस ले लूंगी, फिर हम दोनों के पास भी एक घर होगा। मैं अभी उन्हें कॉल करने के लिए जाती हूँ। नेक्स्ट दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर अंकल आंटी मौजूद थे। वो उन्हें पैसा देकर बोलती है मैं आप लोगों को 2 दिन का वक्त दूंगी, मेरा घर खाली होना चाहिए। 2 दिन बाद वो अपने हस्बैंड ये चैंग के साथ अपने घर में शिफ्ट हो जाती है। वो अपने घर में ये चैंग का स्वागत करती है। अंकल आंटी अभी भी वहाँ मौजूद थी और उन्होंने घर को बिल्कुल डस्टबिन बना के रखा था। जियांग बहुत ही गुस्सा होकर कहती है मैंने आप लोगों को पैसा दे दिया है, फिर भी आप लोग मेरे घर से अभी तक नहीं गए। आंटी कहती है पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है, तुम हमें घर से भगा कर फिर इस घर में एक प्रीटी बॉय के साथ फन करना चाहती हो। जियांग कहती है आंटी अपनी जुबान को खोलने से पहले जरा सोच समझ लीजिए, ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है। फिर वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तुम एक यूजलेस नॉर्मल सी जॉब करने वाली लड़की, पता नहीं वो पैसे कहाँ से लाई हो, कहीं ये पैसा तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने चोरी करके तो नहीं लाए। जियांग कहती है बकवास मत करिए, ये मेरा पैसा है जो कि फेंग ने मुझे वापस लौटाया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फेंग की मॉम से जाकर पूछ सकते हैं। जियांग फेंग की मॉम को कॉल करती है। पहले तो वो लोग काफी ज्यादा गाली देते हैं जियांग को, फिर जियांग देखती है कि उन लोगों की हालत बहुत ही बुरा हो रखा है। तभी ये चैंग कुछ कहने लगता है जिसकी आवाज सुन के वो लोग अपनी बातों से बिल्कुल ही पलट जाता है। आंटी और उसके बेटे कुछ सोचने लग जाता है कि क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर जियांग के अंकल अपने पैर पे फेक प्लास्टर बांध के एक्टिंग करते हुए आता है और कहता है कि उन्हें कुछ दिन और यहाँ रहने के लिए दे, जिससे जियांग मान जाती है। आंटी जियांग को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए डिनर बनाती है। देन सभी लोग जब डिनर करने के लिए बैठते हैं को चाकू से हिट करने ही वाला होता है, तभी जियांग उसके सामने आ जाता है और वो चाकू उसे जाकर लगता है। ये चैंग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उससे कहता है कोई भी टेंशन करने वाली बात नहीं है, अपनी वाइफ का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये चैंग उसे डांटते हुए कहता है तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। जियांग उसे बताती है मैं तुम्हें बचाने के लिए 1000 बार भी मरने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाती है और तभी वहाँ जियांग की आंटी और उनका बेटा आ जाता है। ये चैंग उनसे पूछता है अब आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। आंटी एक्टिंग करते हुए कहती है जियांग मेरी सिस्टर की बेटी तो मेरी भी बेटी हुई है ना। देन ये चैंग उन दोनों का ही तलाशी लेने लग जाता है। ये चैंग जियांग के लिए काफी ज्यादा वरीड हो गया था और वो दोनों अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए रोते रोते जियांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन ना करे। जियांग कहती है ठीक है मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों को मेरे घर से अभी का अभी निकलना होगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाई कुछ फ्रूट्स और फूल लेकर जियांग के पास आती है और कहती है ये सारे फ्रूट्स ये चैंग का फेवरेट है। एक्चुअली उसकी इंटेंशन बस ये चैंग को इम्प्रेस करने का था और जियांग को जेलसी फील कराने का था। वो जियांग को जलाने के लिए कहती है असल में मैं और ये चैंग चाइल्डहुड फ्रेंड है और मेरी तो उसके साथ बड़े होने के बाद शादी भी तय हो गई थी, लेकिन अब तुम हमारे बीच में आ गई। ये चैंग कहता है हमारे बीच की रिलेशन ऐसा नहीं था। जियांग थोड़ी सी जलस होकर कहती है बचपन गुजर चुकी है, अब ये मेरा हस्बैंड है। फिर वो ये चैंग से कहती है मुझे एप्पल खाना है और फिर बाद में कहती है नहीं मुझे वाटरमेलन खाना है, क्या तुम मेरे लिए लेकर आओगे। ये चैंग अपनी वाइफ की ऑर्डर को फॉलो करने के लिए चला जाता है। देन जियांग कहती है कि मैं बॉसी वाइफ हूँ, तुमने देखा ना मेरे हस्बैंड मेरे सारे ऑर्डर्स को कैसे फॉलो करता है। देन वो बाई की इंसल्ट करते हुए उसे वहाँ से भगा देती है और वही जियांग की आंटी की फैमिली हॉस्पिटल के सीढ़ियों में आकर आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हमारे पास खाने पीने तक का पैसा नहीं है, अगर हम लोग जियांग के घर से निकल गए तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तभी वहाँ पर बेई आ जाती है और उनके साथ एक डील करती है। हम देखते हैं कि आंटी हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला कर तमाशा बना रही होती है। वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक इकट्ठा हो जाते हैं। आंटी चिल्ला चिल्ला कर रोने के नाटक करते हुए कहती है तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला और आज तुम मुझे इस तरह का रीपे कर रही हो। उनका बेटा कहता है मेरे डैड के पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है और वो हार्टलेस लड़की फिर भी हमें घर से निकाल रही है। सभी लोग इनके वीडियो बनाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं ये लोग कितने ज्यादा प्रॉब्लम में है
सभी ये चंग और जियांग को बुरा भला कहने लगते हैं। जियांग वहाँ पर कहती है ये सब कहानी झूठी है, वो मेरा घर है और इन लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की थी। आंटी ड्रामा करते हुए कहती है ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा ना, ऐसे मुश्किलों भरी लाइफ जीने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। वो एक फेक चाकू लाकर खुद को मारकर फेक सुसाइड की प्रिटेंड करती है। सभी मीडिया वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग जियांग से कहते हैं तुम इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती हो। ये चन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जैकेट से कवर करके उसे वहाँ से ले जाता है। हमें पता चलता है कि इस मीडिया को भी बेई ने ही बुलाया होता है। वो कहती है जो भी तुम लोगों ने रिकॉर्ड किया है उसको जल्दी से न्यूज में पब्लिश कर दो। फिर वो अंकल आंटी के पास आकर कहती है आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, अब कुछ दिनों के लिए आप लोगों को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। वो उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और उनका बेटा बाहर उनके लिए प्रोटेस्ट करने लगता है। उसका डिमांड यही है कि जियांग को जेल होना चाहिए। ये चंग जियांग को रूम में लाकर लॉक कर देता है। जियांग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये चंग जियांग को कंफर्ट करता है। वो उसे हक करते हुए कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, लाइफ में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी बाई डोर पर आकर नॉक करने लगती है और ये चंग उसे अवॉइड करता है। उसके लिए ये चंग डोर ओपन नहीं करता, जिस वजह से बाई जेलसी में वो वीडियो जियांग को सेंड कर देती है। वो वीडियो देखकर जियांग को बहुत ज्यादा अपसेट फील होने लगती है। ये चंग उसके हाथ से फोन को छीन कर कहता है तुम्हें इन बकवास बातों पर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो किसी को कॉल करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। वही शियाओ भी जियांग के पास आती है और कहती है जो तुमने कहा था मैं वो सब कुछ लेकर आई हूँ। जियांग हॉस्पिटल की ड्रेस चेंज करके बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मीन कजिन उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। जियांग सबके सामने आकर उन लोगों को प्रूफ दिखाने लगती है और कहती है जब मैं छोटी थी तब मैं दूसरों के फटे पुराने कपड़े पहनती थी और मैं इन लोगों का बचा कुचा छुड़ा हुआ खाना खाती थी। इन लोगों ने मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट पर हॉस्पिटल में बस 5,000 रुपीज ही खर्च किए थे। इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपीज लिया है और साथ ही सारे रुपीज को अगर एक साथ मैं काउंट करूँ जो कि इन लोगों ने मुझसे इतने दिनों से लिया है तो 2 बिलियन बनते हैं। फिर जियांग उन सभी लोगों को प्रूफ दिखाते हुए कहती है ये देखिए ये इनके बैंक डिटेल है। कजन का मुंह तो बिल्कुल बंद ही हो जाता है। सभी लोग कहते हैं ये लोग कितना चालाक है, इतनी गंदी साजिश करके ये लोग इस मासूम लड़की को फंसा रहे थे। तभी जियांग ये चन को हक करके उसे थैंक्स कहती है। शियाओ कहती है कि ये बंदा कितना हैंडसम है, बिल्कुल मूवी के स्टार की तरह। जियांग कहती है कि ज्यादा तारीफ मत करो, ये तुम्हारी जीजू है। फिर शियाओ उनसे पूछती है तुम लोग ग्रैंड वेडिंग कब करने वाले हो, मैं तो जियांग की ब्राइड मेड बनना चाहती हूँ। जियांग कहती है हमने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। फिर हमारा हीरो कहता है मैं एक ऐसा शादी का प्लान करूंगा जिसे पूरी सिटी को याद रहे। बाई अंकल की फैमिली के साथ मिलकर जियांग को किडनैप करने की प्लान बनाती है। फिर वो जियांग को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। बाई उसे बहुत सारा पैसा लाकर कहती है तुम ये चंग के लाइफ से दूर चली जाओ, मैं तुम्हें और भी बहुत सारा पैसा लाकर दूंगी। जियांग उससे कहती है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इन बेकार की पैसों के लिए मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी। तुमने अगर फिर मुझसे और मेरे हस्बैंड से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है उसे उसका कजिन ड्रग्स देकर वहाँ पर बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में वो लोग लेकर गए थे। हम दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं जो कि जियांग को अपने असली आइडेंटिटी के साथ उसे प्रपोज करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जियांग मिसिंग है। बाई ये चंग से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जियांग को ढूंढने के लिए जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या हम एक बार कॉफी पी ले। ये चंग ना चाहते हुए मान जाता है। बाई उसकी कॉफी में कुछ पिल्स मिलाती है जिसको पीने के बाद ये चंग बेहोश हो जाता है। फिर बाई उसे बेहोशी हालत में एक होटल में लेकर आती है और उससे कहती है मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ और तुम्हें किसी और का होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ। बाई येचन का शर्ट का बटन ओपन करने लगता है। येचन उसका हाथ पकड़ लेता है। बाई कहती है तुम अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। येचन उसका गला दबाकर उससे पूछता है कि मेरी जियांग कहाँ है। फिर वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। येचन अपने लोगों के साथ जाकर जियांग को बचा लेता है। येचन के लोग उन सभी लोगों को बंद कर देते हैं। शियाओ जियांग को होटल में लाकर कहती है तुम्हें एक बेस्ट एम्प्लॉय की वर्ड मिलने वाली है प्रेसिडेंट येचांग से। जियांग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो येचान को देखती है। येचन नील डाउन होकर जियांग को प्रपोज करता है।
है जियांग भी समझ जाती है कि यही प्रेसिडेंट ये चैंग है। वो एक्साइटेड होकर रिंग को पहन लेती है और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस स्वीट मोमेंट के साथ हमारी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।